बुराई रहती है अगर वो चर्चा पर्चा खर्चा चलता रहे। चर्चा में तो आप बने रहते हैं। हालिया बयान, आदत अब चर्चाओं में रहने की हो गई है। महाकुंभ में वो जा रहे हैं जो पाप जिसने किए हों। मैं मीडिया का चरित्र तो नहीं बदल सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं तो अपनी बात कहता हूँ। मेरे द्वारा कही गई कोई बात इलीगल हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दो। और मीडिया मेरी बात को क्या कह के दिखाती है, और मुझे तो हंसी आती है कि जब किससे पूछती है कि उन्होंने ये बयान दिया, तो सामने वाला बोलने वाला भी नहीं सोचता कि वो बयान ही सुन लूं मैं। तो मीडिया की बातों में आके लोग गुमराह होकर पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ। तो बयान तो आपके ही है ना, आप ही तो कह रहे हैं भाई जो जिसने पाप किए हैं वो महाकुंभ में पाप धोने जाता है। अगर आप इसको स्टडी करोगे या कोई भी स्टडी कर ले तो कुंभ की मान्यता यही है कि वहां इस तिथियों में अमृत वर्षा होती है, और अमृत वर्षा होती तो इसकी मान्यता यह है कि वहां जाके आपके पाप धुलते हैं। अच्छा। मैंने क्या गलत कहा? एक काम करते हैं, और मेरी बात को तो शंकराचार्य जी ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल सही बयान दिया चंद्रशेखर ने। और अगर मेरा बयान गलत है तो मुझे सही बयान बता दो किसका है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वहां नहीं पाप धुल रहे हैं तो ये बात एक बार मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर दें कि वहां पाप नहीं धुल रहे हैं। तो फिर आपको पता लग जाएगी। आपकी संख्या देखना अगर लाख करोड़ों से लाखों में ना आ जाए। भाई लोगों के अंदर यही तो आपने बात डाली, यही तो जो है आस्था की बात जो उनके अंदर मजबूत की है कि वहां जाओगे तो आपके दुख तकलीफ पाप धुल जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मैंने क्या गलत कहा? लेकिन लगता है ना कुछ नेताओं को ये बात पच नहीं रही, या तो ये असलियत उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब तो सभी धर्मों को मानते थे, संविधान विरोधी आपको ठहराने लग गए इस बयान के बाद। अब उनके कहे से थोड़ा ही हो जाऊंगा। मैं भी तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और ये सम्मान कर दिया तो मैंने कहा। देखो एक कहावत कबीर ने कहा है, उनका दुआ है, ज्ञानी को ज्ञानी मिले रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले होए माथा कूट। जिनको कुछ पता नहीं है उनसे मैं क्या बहस करूं? जिनको ये भी नहीं पता कि इस कुंभ में कितने शाही स्नान है, उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं? उनके बारे में क्या सोचूं? जिनको ये भी नहीं पता कि कुंभ कितने साल बाद होता है, उनके बारे में क्या बयान दूं? मैंने तो सभी धार्मिक शास्त्र लगभग पढ़े हैं। उनको पढ़ना चाहिए शिव पुराण, उनको पढ़ना चाहिए भविष्य पुराण, जिसमें इस बात का वर्णन है जब शिव पार्वती से बात करते हैं कि गंगा में जाने से, गंगा में स्नान करने पाप धुलते हैं। तो जो भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। पढ़ते नहीं, मैं उनका क्या करूं? मैं तो वही जो मान्यता है, मैंने जो धर्म गुरुओं से सुना, शंकराचार्यों से सुना। मैं हरिद्वार के पास रहता हूं। हरिद्वार लोकल के लोग तो नहीं जाते, लेकिन पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं वहां। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैंने तो अपनी बात कही, और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं जो मैंने पढ़ा है वही कह रहा हूं, जो धर्मशास्त्र में पढ़ा, और वेदों में इसका वर्णन है। तो मैंने क्या गलत कहा? अब किसी को परेशानी होती तो होती रहे, और मैं उसकी जिम्मेदारी तो लेता। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल एक पढ़ा लिखा नेता, जबकि संविधान के आर्टिकल 51 में जहां हम जिनको मौलिक कर्तव्य कहते हैं, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करना है, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ना है। फिर भी मैं कहा, मैं तो सच बात कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने ये नियम बनाए हैं, आपने अगर ये उदाहरण दिए हैं, तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ। तो आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आज मेरा बयान चला देना। जो ये कहता हो कि वहां पाप नहीं धुलते, फिर मुझे मैं उसके बयान पे जवाब दूंगा। और मैं तो चाहता हूँ शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर देंगे पाप नहीं धुलते, तो फिर देखूंगा कि जनता वहां काम छोड़ के जाएगी नहीं जाएगी। चलिए, ये मान्यता है, तभी लोग जा रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर चर्चा में रहने के लिए एक और बयान आपको पॉपुलर हो जाएगा। चलिए, अरे चंद्रशेखर जी, क्योंकि पढ़ा लिखा नेता, कहाँ आप तो अमेरिका जा रहे थे अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, ये कहाँ दलित सियासत, दलित हित की बात, ये सियासी सफर कैसे शुरू हो गया? नहीं, मैं तो महिलाओं की बात भी करता हूँ। कौन कह रहा है कि मैं सिर्फ दलितों की बात करता हूँ? मैं सिर्फ दलित सियासत नहीं करता। असल दिक्कत यह है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप ही की समस्या का तो समाधान करूंगा ना। जिसको समस्या नहीं, उसकी समस्या के समाधान के लिए कहाँ घूमूंगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। तो जिसको समस्या है, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, पहलवान बेटियां बैठी थी, मैं अकेला था जो उनके लिए दिन रात धरने पे बैठा था। किसानों के लिए 13 महीने रहा, मुस्लिम भाइयों के लिए अब जेल गया, मैं अकेला आदमी था। तो ये सिर्फ दलित का टैग लगाना, मैं क्या कह सकता हूँ? इसको नहीं बदल पाऊंगा शायद इस जन्म में। और ये भी हिंदू धर्म की मान्यता ही है कि जो जिस जाति में पैदा होगा वहीं मरेगा, बदल ही नहीं सकता जाति। अब मैं कितना पढ़ लूं, मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता हूं। मैं कितना भी पढ़ लूं, पीएचडी कर लूं, एमफिल कर लूं, बीटेक कर लूं, एमटेक कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं अपनी जाति नहीं बदल सकता हूं इस देश में। ये भी शंकराचार्य ने स्पष्ट किया, क्योंकि एक बाबा जी घूम रहे थे कि भाई सारे हिंदू एक हैं, पता नहीं कुछ ऐसा नारा लगा रहे थे बागेश्वर वाले। उन्होंने एक यात्रा भी निकाली, तो उस पर शंकराचार्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा वो जाति बंधन तोड़ दो और सारे हिंदू एकजुट रहो, इस तरह का बयान दिया उन्होंने। तो शंकराचार्य ने डांटा उनको कि अगर जाति बंधन तोड़ दिया तो हिंदू धर्म ही खतरे में पड़ जाएगा। जाति तो सच्चाई है सनातन की, ऊंच नीच की भावना सच्चाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सनातन कह रहा है, पढ़ लो। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, और कोई पैदा होते ही छोटा, कोई पैदा होते ही बड़ा, ये मैं नहीं कह रहा ना, मैंने बनाई है। तो मैं तो एक वकील हूं,
तो राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, यानी पिच सबकी एक है, बस लड़ाई अलग अलग चल रही है। देखो मैं फिर आपसे कहूंगा, ये बात देश को समझ आ जानी चाहिए और मैं युवाओं से कहूंगा कि वो समझें। जब आप अपने नेता से 24 घंटे की ड्यूटी कराओगे तो वो यहीं से सब कुछ लेगा, और कब किस स्कूल में कितना बड़ा हादसा हो जाए नहीं पता। सरकार आंख बंद करके बैठी है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में था, स्कूल देखने का डर गया मैं देख के। छोटे बच्चे, उनको नहीं पता उसकी छत कब गिर जाए, वहां पानी भरा हुआ है, सरकार नहीं दे रही इस तरफ ध्यान। कल इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि अगर धार्मिक स्थलों से ध्यान हट जाए तो शिक्षा के मंदिरों पर भी ध्यान दे लेना। यहीं से पढ़ लिख के बच्चा जो है डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS आपके ऐसा पत्रकार बनेगा। क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव डिटेक्ट। खत्म, गया। चंद्रशेखर जी, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पे कि एक दिन वो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आरक्षण विरोधी हैं। क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण पे खतरा है, जबकि नरेंद्र मोदी से लेकर अब तो मोहन भागवत भी ये क्लैरिफाई कर चुके कि आरक्षण खत्म नहीं होगा? आपको लगता है या सिर्फ ये पॉलिटिकल गिमिक है, एक स्लोगन है? देखो सुकेश जी, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई क्या कह रहा है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी भी पार्टी का एजेंडा, उसका मैनिफेस्टो, उसकी विचारधारा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये अगर पावर में आएगा तो क्या करेगा। जैसे अगर इवन आप मेरी तरफ देखोगे, अगर चंद्रशेखर पावर में होगा तो क्या होगा, तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि विचारधारा का खेल है। तो RSS, बीजेपी की जो विचारधारा है, संघ की जो विचारधारा है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमेशा से, चाहे वो संविधान रहा हो, चाहे वो तिरंगा रहा हो, और चाहे वो आरक्षण रहा हो, या कमजोर वर्गों की तरक्की रही, या महिलाओं का सम्मान रहा हो, वो हमेशा इसके विरोधी रहे। इसको आप नहीं डिनाई कर सकते। और इसके लिए मैं फिर कहता हूं, 2 अप्रैल 2018 के को याद करोगे तो एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी को ये समझ में आया कि सीधे रवैये से नहीं कर सकते, तो अब लेटरल एंट्री हो रही है, अब निजीकरण हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, जब सारी संस्थाओं का निजीकरण हो जाएगा सरकारी, तो सरकारी नौकरी रहेगी तो आरक्षण के झुंझुने का क्या करेंगे? अब तो SC ST के बैकलॉग से ज्यादा OBC के बैकलॉग, EWS का बैकलॉग आ रहा है। वो कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता। आप मत कहलवाओ मुझसे, मैं सबको जानता हूं कौन कितने पानी में। और मैं फिर कह रहा हूं, मीठा बोलने से आदमी मीठा नहीं हो जाता। अपने फायदे के लिए तो बहुत लोग मीठा बोलते हैं। अपने फायदे के लिए तो चुनाव में जाके हमारी बस्ती में बहुत लोग घूमते हैं, हमारे बराबर बैठते हैं, अपने घर से खाना लाते हैं, हमारे बीच में बैठ के खाते हैं, अपने घर से पानी लाते हैं, अपने गिलास में बैठ के हमारे बीच में पीते हैं। क्या हम नहीं जानते? और चुनाव में वोट के लिए पैर छूते हैं, कई दादी बताते, कई चाची, कई बहन बताते हैं, और फिर चुनाव के बाद ढूंढने नहीं मिलते। नेताओं के दरवाजे 75 साल से बंद है। 8 घंटे की नेतागिरी कराओ उससे कि 8 घंटे वो आपके लिए ड्यूटी की तरह काम करे, क्योंकि आप उसको तनख्वाह देते हो। उसके बाद वो अपना जीवन जिए, कोई रोजगार करे, कोई बिजनेस करे, कुछ भी करे। जब वो अपना समय वहां देगा तब जाके वो देश के लिए काम कर पाएगा। जब वो इतने रिसोर्स और ये सब चीजें आप उससे यहीं से निकालेगा तो फिर भ्रष्टाचार रहेगा ही। तो कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राजनीति देश के हित के लिए होनी चाहिए। राजनीति, हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जिन्होंने कहा कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। और देखो सब, कल मैंने जब वो कुंभ में आग लगी, आपको पता लगी नहीं लगी, ये मत कह देना कि ये भी चंद्रशेखर का बयान है। वो आग लगी और मैंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं किसी कोई हताहत ना हो। और मैं तो ये भी मानता हूं कि वहां इतना जो है आशीर्वाद है कि इतनी आग से नुकसान नहीं हुआ। अब थोड़ा सा कम है, इस वजह से आग लग गई, लेकिन इतनी बड़ी आग लग के कोई किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मैं इसलिए मानता हूं कि वो अच्छी जगह है। और मैंने तो कुंभ को, उसी स्थान को कोरोना काल में भी देखा, ऐसे लाशें तैर रही थी। इसलिए मैंने प्रार्थना की प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री, जब जाओगे तो उन परिवारों को भी याद कर लेना, जिन परिवारों को, क्योंकि ये भी सनातन की व्यवस्था है कि हमारे यहाँ अग्नि दी जाती है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुंभ के बयान को लेकर अब आप थोड़ा ऑफेंसिव नजर आ रहे हैं, उसको जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं? मैंने आपको क्या कहा? मैंने उस दिन कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ और आज भी अपने बयान पे कायम हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप मुझे बताओ, अगर आपने सनातन को पढ़ा हो तो बताओ, सनातन में जो अंतिम यात्रा होती है, जो देह का अंतिम कार्य होता है, वो अग्नि से होता है या दबाने से होता है? बताओ, है आपको जानकारी? तो अग्नि दी जाती है और अग्नि के साथ ये माना जाता है कि अब ये शरीर जो है पूर्ण हो गया। हाँ। तो जितने लोगों को कोरोना काल में अग्नि नहीं मिली थी, उनके परिवार से माफी मांगोगे नहीं मांगोगे? आपकी बेकार व्यवस्था में जो लापरवाही थी आपकी, जो आपने मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, तो आपको माफी मांगनी चाहिए उन परिवारों से। मैंने क्या गलत कहा इसमें? अच्छा, तो व्यवस्था जो कोरोना के वक्त जो जिस तरह की रही, उसके लिए आप कह रहे हैं कि भाई वो पाप है, आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे ना? ये आप... मैं क्यों टारगेट करूंगा? मैं अपने अधिकार कर्तव्य जानता हूँ, मैं टारगेट की राजनीति करता ही नहीं हूँ। ये तो मीडिया के लोग हैं, मेरे बयान को पता नहीं कैसे कैसे चलाते रहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आप कल एक न्यूज चैनल ने स्टोरी की थी, मैंने वो स्टोरी पोस्ट की थी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वहां के स्कूलों की हालत बड़ी खराब है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने दल बनाया, बाबा साहब ने दल बनाया, और आज आजाद समाज पार्टी के रूप में हम लोगों ने दल बनाया गरीबों ने, कि हमें लड़ाई लड़नी है। तो हम गलत नहीं कर रहे हैं।
अपनी लड़ाई लड़ना, अपने लोगों की तरक्की सुनिश्चित करना, अपनी भूमिका सुनिश्चित करना, पढ़े लिखे होने का, समाज को फायदा देना, इसमें क्या बुराई है? लेकिन 70-80 वर्षों की देश की इस राजनीति को अकेले आजाद समाज पार्टी या अकेले चंद्रशेखर आजाद कैसे बदलेगा? देश की राष्ट्रीय पार्टियां अब वो भी इस हालत में है, मैं हाशिए कहूंगी, हाशिए पर आ गई हैं आज। मैंने तो बड़े आपकी स्ट्रेटेजी देखो, पहली बात यह है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जब आदमी, जो बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता कि क्या बनेगा। जब नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए थे तो कहीं से किसी ने भविष्यवाणी की थी कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 3-3 बार बनेंगे। आप नहीं कह सकते ये बात कि अकेले चंद्रशेखर, अकेला कहाँ चंद्रशेखर? ये जो पूरे देश में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, पूरे देश में लोग हैं, ये क्या अकेला चंद्रशेखर है क्या? आप चंद्रशेखर को अकेले देखते हो क्योंकि आप देखना चाहते हो, वरना आप ये सोचो कि जहां 22,000-23,000 वोट मिले, क्या 23,000 लोग हमारे साथ नहीं है? क्या उनका परिवार हमारे साथ नहीं है? और ऐसे ही आप देखना, अभी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा 27 का, आपको पता लग जाएगा। लेकिन सियासत तो उन्हीं नेताओं के बीच होनी है ना। आप आजम खान से बिल्कुल चुप। आप मिलकर आप मुलाकात कर रहे हैं, 27 की ओर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर कैसे इस राजनीति को कैसे आप बदलेंगे? तो हम अच्छा किस काम नए कर रहे हैं। आयाम तक आप लेकर जाएंगे? अच्छा बताओ, 1 साल पहले कौन कहता था कि चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे? आपने कभी आपके स्टूडियो में भी इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि चंद्रशेखर बन जाएंगे? और कोई नहीं कहता था कि अकेले बन जाएंगे। ये संघर्ष करके हमने ये विश्वास पैदा किया ना लोगों में। ऐसे थोड़े मिले 5 लाख से ज्यादा वोट, इतने वोटों से हम जीते, इतने वोटों से प्राइम मिनिस्टर जीते। और प्राइम मिनिस्टर 4 बार पीछे रहे, 4 राउंड में। चंद्रशेखर 1 राउंड में पीछे नहीं था। और तब था जब हमारे खिलाफ एनडीए अलायंस भी पूरा, और इंडिया अलायंस भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था इसको हरा दे। और बीएसपी के नेता भी जाके मुझे वहां गाली बक रहे थे, तब भी जाके नहीं आ रहा मैं उन पर, क्योंकि जनता मेरे साथ है। और अगर यही समर्थन इंडिया अलायंस को आपके रहते हुए मिलता तो और फायदा होता ना। उनको फायदा होता, क्योंकि हम तो ज्यादा लड़ ही नहीं रहे थे। हम एक सीट लड़े यहाँ, दूसरी लड़े वहां, क्योंकि मीडिया ये भी कहता है चंद्रशेखर पश्चिम के नेता है। तो लड़े नेपाल बॉर्डर पे जाके, डुमरियागंज, 80,000 से ज्यादा वोट लिए। राष्ट्रीय पार्टी 30,000 पे रुक गई। ये देखो, ये तो अभी तो देखो ना, अभी तो हम लोग मैदान में आए, संघर्ष कर रहे हैं। अभी पिछले 10 साल संघर्ष किया, वो नहीं दिखता किसी को। जेलें काटी है दिल्ली में, तिहाड़ 2-2 बार काटी, लाठियां खाई हैं, 16-16 महीने जेल काटी, वो नहीं दिखता है। कर रहे हैं जबरदस्त। अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर मुझे दुख तब हुआ था जब बहन जी ने उनको अनमेच्योर कह के और उनके पदों से हटा दिया था। अब ये क्यों किया, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और फिर 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि भाई मैच्योर हो गए? मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। आप भी और वो दलित हमारे उत्थान के लिए नेता बात हैं। करते हैं, मायावती भी दलित उत्थान की बात करती है। सर्वजन के लिए काम करती है, आप यही तो बुरा है, मैं यही समझा रहा हूँ। चलिए ठीक है, सर्वजन के लिए आप दोनों पार्टियां काम कर रहे हैं, साथ होते तो ताकत और ही बढ़ती ना। मैं कह रहा हूँ ना, करा दो ना, साथ आप करा दो। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूज़ 24 और एबीपी को एकजुट हो जाना चाहिए। अब इससे जो आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये क्या बात फॉर्मूला हुआ? ये क्या फॉर्मूला बताया आपने कि 2 चैनल्स आपस में मिल जाएंगे तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी? शक्ति इस बात से बढ़ेगी, जो ज्यादा काम करेगा समाज उसके साथ रहेगा। और शक्ति क्या उनकी, देखो उनका आशीर्वाद तो मुझे है, क्या बिना उनके आशीर्वाद के आगे बढ़ गया मैं? उनके आशीर्वाद से आप उन्हीं के वोट काट रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है। अब आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते। आप दिल्ली के आम आदमी पार्टी को भी कहते थे कि ये किसी के वोट काट रहे हैं, 2-2 स्टेट में सरकार बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आप कहते हो नहीं कहते हो? कांग्रेस का एक वोट सेकंड काट सुनो। कर ही तो आई है तो वो आम 2 आदमी स्टेटों में पार्टी। सरकार चला के अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है? आप क्यों कहना चाहते हैं कि कुछ ही पार्टियों के, कुछ ही परिवारों के हाथ में रहेगी लोकतंत्र? क्यों कहना चाहते हैं आप ऐसा? विचार है केजरीवाल जी पर, क्या विचार है आपके? नहीं, मैं दिल्ली में लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, मगर 15 के लगभग सीट है। ओके, तो मैं केजरीवाल आपको जी एक बात यहाँ मंच से बताता हूँ। दिल्ली के चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता से मैंने कहा था कि अगर आप चाहो तो मिलकर लड़ सकते हैं, विनिंग पोजीशन बने। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दिल्ली की टीम ने तय किया कि हमें लड़ना। मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा है आपका? नहीं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। 3 ही पार्टियां हैं दिल्ली में, मैं तो तीनों बीजेपी के साथ आप ही- जाएंगे नहीं। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, तो कांग्रेस को ही आपने प्रपोजल दिया होगा। चलो ये अच्छा किया, आपके मुंह से निकल गई ये बात कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप थोड़ी देर पहले आप ही कहे ना भाई, कि आप ही कहते हैं। आप ही ने clear आप किया, नहीं, उससे आप पहले। हमलावर रहते, आप सरकार की तरफ कम हमलावर है, ये बात आप ही कह रहे थे। मगर आप जानते हो कि चंद्रशेखर आजाद राजनीति छोड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनकर काम नहीं कर, ये बात आप जानते हो ना। उनके साथ जा सकता है, उनकी मदद, ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि आपने मुझे संघर्ष करते देखा। अच्छा, योगी जी पर अपने विचार बताकर जाइए। आज मुझे याद है लास्ट आखिरी बार जब हमारी आपकी बात हुई थी, तब आपने योगी कहा जी था कैसे जेल देखो, भेजा, गोली चलवाई। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। योगी जी क्योंकि लंबे समय धर्म के काम से जुड़े रहे, वो धर्म के काम बहुत अच्छे करते हैं। आपको पता, कल तत्काल पहुंच गए थे वहां। लेकिन जिस तरह से बेटियों पे दमन होता है, जैसे जौनपुर में एक बच्ची के साथ हुआ, और आप सुनो, आपको भी तकलीफ होनी चाहिए, और यहाँ बैठे हर एक आदमी को, बच्चियां बहुत बैठी हैं, इनको सुनना चाहिए इस घटना को। जौनपुर में एक नाबालिग बच्ची को का अपहरण हुआ 9 तारीख को। उसके बूढ़े माता पिता घर में रहते हैं। अक्सम है, उस तरह से नहीं लड़ पाए, पुलिस के पास गए, पुलिस ने कह दिया, क्योंकि बच्ची शेड्यूल कास्ट की थी, कि भागी होगी किसी के साथ, आ जाएगी, भागो। 2 दिन बाद अपने आप गुमशुदा में रिपोर्ट दर्ज कर दी। 17 तारीख को उसका भाई जो आंध्रा में काम करता है वो घर पहुंचा। 18 तारीख को उस बच्चे की लाश तालाब से बरामद हुई।
ये है उत्तर प्रदेश का सच। हाथरस के परिवार को कहा था कि आपको देंगे मकान और आपको देंगे नौकरी, अब तक नहीं दी। ये उत्तर प्रदेश का सच। तो वो इस सारे मामले में फेलियर है। वो राजनीतिक विरोधियों को सही नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो धार्मिक एजेंडे पे सही काम कर सकते हैं, लेकिन एक कुशल प्रशासक वही होता है जो अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को भी सुने, जाति धर्म से ऊपर उठकर। इसमें वो फेल है, इसे कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। और मैंने स्कूल का उदाहरण दे दिया आपको, और हॉस्पिटलों का जाके देख लो। सड़कों का मैंने अभी अपने जिले के सारे अधिकारियों को मैं लेके गया था, इतना इतना गारा हो रहा है। और शिकायत किसने की आप जान के हैरान हो। एक छोटे बच्चे ने मुझसे कहा कि हम जब सुबह जाते हैं तैयार होकर मंदिर जाने के लिए, स्कूल के शिक्षा के मंदिर, तो हम जाते हैं घर से तैयार होके, लेकिन वहां तक जाते हैं हमारे कपड़े जूते बिल्कुल सन जाते हैं, सड़क हमारी इतनी खराब है। भैया सांसद जी आ जाओ, सुन लो एक मिनट। सांसद जी आ जाओ, एक बार हमारी सड़क देख जाओ। आपने अफसरों की परेड करा दी थी वहां पर, सुन रहे हैं? कहीं नहीं परेड कराई मैंने, हमारे पास वीडियो आया। मैंने उनको सिर्फ दिखाया कि चलो जाके देखो, कीचड़ में चल के दिखाओ। हाँ नहीं, मैं खुद चला भाई। हाँ, जो सामने होता है वही दिखता है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता है। बाबा साहब अंबेडकर दिखते हैं कानून मंत्री के रूप में, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने यहाँ पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की नहीं दिखता है। मानव काशीराम साहब दिखते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के चलते हुए एक बड़े नेता के रूप में, लेकिन उन्होंने कितने साल जमीन पर दिए हैं, भूखे प्यासे रह के समाज को आगे बढ़ाए, वो नहीं दिखता है। लोगों को जोड़ने का वो संघर्ष नहीं दिखता, अभी नहीं दिखेगा। 2027 के बाद आप ही लोग कहोगे कि हम चंद्रशेखर को हल्के में ले रहे थे, चंद्रशेखर ने बहुत बड़ा खेला कर दिया। और फिर तो मैं कह बात रहा हूं, नहीं ये बनी चैलेंज ना, हमने वो तो हरियाणा आपकी से। बात नहीं बनी, तो इसलिए आप इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुए। हाँ, हम तो कोशिश कर रहे थे, कल कोई कोशिश हमसे ना तो थी करे। ना आपकी, तो संरक्षण और साथ तो उन्हीं नेताओं का लेने की कोशिश आपने की। संरक्षण तो हम संविधान का लेके बैठे हैं, और साथ इसलिए जरूरी है क्योंकि एनडीए जो 3 बार से सत्ता में, वो भी 30-35 पार्टियों का अलायंस करके घूम रही है, और इंडिया अलायंस भी इतनी पार्टियों का अलायंस करके घूम रहा है। आप मुझसे क्यों कह रही हैं कि भाई मैं संरक्षण लेना चाह रहा हूं? मैं तो चाहता हूं कि अच्छा अगर आदमी है और परेशान है तो मेरे साथ मिलकर अगर आगे बढ़ना चाहता, तो क्या बुराई है? मैं तो कोशिश कर रहा हूं। तो आपकी राजनीति मेरी क्या कोशिश जीतने की है, दूसरे किसी को राजनीतिक नुकसान दलों की पहुंचाने के तरह? लिए। हाँ, आपकी भी राजनीति क्या दूसरे राजनीतिक दलों की तरह बीजेपी विरोधी है क्या? ये मैं ये मानकर चलूं? मेरी राजनीति अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए और उनकी तरक्की के लिए है, और किसी का विरोध, वैचारिक विरोध मेरा आरएसएस भाजपा से है, वो रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि वो अपना चरित्र छोड़ेंगे और मैं अपना नहीं छोड़ूंगा। वो अपने विचार पे खड़े और हम लोग अपने विचार पे खड़े, मानवता के विचार पे खड़े। सतगुरु रविदास जी महाराज के, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्नु अन्न, और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। हम अपने विचार पे खड़े हैं। ठीक है, माना जी। चंद्रशेखर आजाद पहले हर पार्टी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन ऐसा लगता है सांसद बनने के बाद आपकी राजनीति में कुछ बदलाव आया है। सरकार के खिलाफ थोड़ा सा कम मुखर हुए हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा सा ज्यादा अलाइन नजर आते हैं। आपकी राजनीति कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा करीब है? मेरी राजनीति गरीबों के सबसे ज्यादा करीब है, और पार्टियों का मैंने मैनिफेस्टो पढ़े हैं। आप छोड़ दो मानक भाई, जितना सरकार के खिलाफ मैं मुखर हूं, किसी पार्टी के नेता में हिम्मत नहीं इतना मुखर होकर बोल ले। डबल इंजन की सरकार पर जितना पिछले 4 दिन मैंने सवाल खड़े किए हैं, इतने सवाल 40 दिन में किसी नेता ने खड़े किए। आप चेक करके देख लो, आप कह कुछ भी सकते हो, ये आपका राइट है भाई। व्यक्ति की इतनी आजादी तो मीडिया को मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से कैसा रिश्ता है राहुल गांधी प्रियंका गांधी से? नहीं, बदला है क्या या पहले जैसा ही है अभी? आप मुझे बताओ, वो कोई पहले तो आपको आई थी ना प्रियंका जी अस्पताल में मिलने के ठीक लिए, है। आप उनको दीदी बहन बोलते आज भी बोलता हूँ, और कभी उनको मेरे खून की जरूरत पड़ेगी तो याद कर ले, तो बता दूंगा कि भाई बहन का रिश्ता। प्रियंका जी के लिए खून दे देंगे क्या? नगीना सीट जीतने के बाद आप ये मानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी का अंत निकट है और एक नई पार्टी आपकी और एक नया नेता, दलित नेता, वो खड़ा हो गया है? अब यूपी की राजनीति, देश की राजनीति आप बदलने वाले हैं? कहाँ लिखा है ये बताओ, माथे पे लिखा है क्या कि दलित नेता खड़ा हो गया है? जरा आप मुझे समझाओ। क्या आपने, मैं कहूँ कि नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एक वैसे समाज का एंकर मेरे सामने बैठ के सवाल पूछ रहा है, कैसा लगेगा आपको? बताओ। आप भटका रहे हैं सवाल को। नहीं, मैं सवाल को नहीं भटका क्या रहा हूं। बीएसपी की जगह आजाद समाज आप पार्टी बीएसपी ले से मेरा रही है? झगड़ा कराना चाहते हो मानक भाई, मुझसे पूछ लो। आप चाहते हो कि मैं इनके खिलाफ कुछ बुरा कहूं, वो फिर उधर से जवाब दे। उनकी आदत है मुझे बुरा कहने की, मेरी आदत नहीं है। मैं नहीं कहता किसी को बुरा। आकाश आनंद से कैसा रिश्ता है? मैंने मेरा खराब कब था किसी से? मेरा किसी भी मानव से रिश्ता बुरा नहीं। युवा नेता है, देखिए कैसे बीएसपी के लिए दिल्ली में भी प्रचार